वेलकम बैक एवरीवन। आज हम एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे और हम ऑटोमोबाइल सेक्टर में आज हम ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे। क्रैंकिंग सिस्टम ऑफ ए कार। ऑटोमोबाइल यानी गाड़ियों में, यानी जो हमारा इंजन लगा होता है गाड़ियों के अंदर, उसमें क्रैंकिंग सिस्टम कैसे कार्य करता है उसकी हम बात करेंगे। क्रैंकिंग को दूसरे शब्दों में स्टार्टिंग सिस्टम भी कहा जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। वर्किंग ऑफ क्रैंकिंग मोटर, यानी क्रैंकिंग मोटर जो है वो किस प्रकार से कार्य करेगी। एंड लास्ट, इंस्पेक्शन ऑफ क्रैंकिंग मोटर। तो ये वे सभी पॉइंट्स हैं जिनको आज हम कवर करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब जितने भी अभी तक हमने पार्ट्स पढ़े, जैसे होल्डिंग कॉइल, पुलिंग कॉइल, आपका सोलोनॉइड जिसे हम बोलते हैं वो, आर्मेचर, कॉम्पिटेटर, कार्बन ब्रशेस, फील्ड कॉइल एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड यहाँ पर हमारा ओवर रनिंग क्लच लगा है, यहाँ बेंडिक्स ड्राइव लगी हुई है। तो ओवरऑल हम इन सब चीज़ों को पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे वर्किंग ऑफ क्रैंकिंग मोटर। तो सबसे पहले एक बार हम इसमें नज़र डाल लेते हैं कंपोनेंट्स पर। फर्स्ट है हमारा होल्डिंग कॉइल जो कि यहाँ पर है। सेकंड है हमारा पुलिंग कॉइल जो कि ये रेड वाला है। स्टार्टर रिले जो कि ये वाला पार्ट है हमारा थर्ड। फोर्थ है मेन फ्यूज, ये हमारा मेन फ्यूज हो गया। फिफ्थ है इग्निशन स्विच, सिक्स बैटरी, सेवन इग्निशन फ्यूज, एट्थ स्टार्टर फ्यूज, एट्थ इज एन स्टार्टर फ्यूज। 9 ग्राउंड बैटरी, 9 इज ए बैटरी ग्राउंड। 10 है हमारा 80 स्विच और क्लच पैडल। जो हमारा 10 है वो 80 स्विच और क्लच पैडल, जो कि 9 हमारा क्या है, बैटरी ग्राउंड यानी वायर ग्राउंड के बारे में। आइए यहाँ पे हम समझते हैं। सेल्फ स्टार्टर मोटर को ग्राउंड किया गया है। अब देखते हैं कि ये वर्किंग कैसे करेगा। चलिए बैटरी से स्टार्ट करते हैं। बैटरी का एक वायर बॉडी ग्राउंड है। पॉजिटिव जो है बैटरी का वो हम भेजेंगे यहाँ से, इधर से होता हुआ ये यहाँ पर। और यदि इसको इन दो पॉइंटों पर शॉर्ट कर दिया जाए तो ये जो पावर है वो यहाँ चली जाएगी और ये हमारा मोटर जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, घूमना स्टार्ट कर सकता है। चलिए आइए अब इसको समझने का प्रयास करें। बैटरी का सप्लाई डायरेक्ट यहाँ पहुँच गया। अब हम आगे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार जो हमारा पॉइंट है, सीवी पॉइंट जो यहाँ पर लगा हुआ है, एक यहाँ और एक यहाँ, ये शॉर्ट कब होंगे, कैसे किए जाएंगे। तो बैटरी का सप्लाई जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मेन फ्यूज़ में भेजेंगे, यानी बैटरी से जो मेन फ्यूज़ है वहाँ। फिर उसके बाद हम उसको भेजेंगे इग्निशन फ्यूज़ में। इग्निशन फ्यूज़ से वो जाएगा इग्निशन स्विच में। इग्निशन स्विच से वो जाएगा स्टार्टर फ्यूज़ में। स्टार्टर फ्यूज़ से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कॉइल में जाएगी। और कॉइल से जाने के बाद वो कहाँ जा रही है, या तो डायरेक्ट सीधी ग्राउंड होगी, या फिर जो ऑटोमेटिक गाड़ी होती है उसमें पार्किंग और न्यूट्रल पर जाएगी, ताकि वह स्विच होगा तभी कनेक्ट होगा, तभी जो है सेल्फ स्टार्टर कार्य करे, या फिर क्लच पैडल के पास भी जा सकता है। तो यदि हम ये मान के चलें कि क्लच पैडल वाला ही सिस्टम इस्तेमाल किया गया है, तो जैसे ये शॉर्ट होगा तो आप देखेंगे कि यहाँ से ये कॉइल जो है हमारी, रिले जो है हमारी स्टार्टर रिले, वो एक्टिवेट हो गई। अब एक्टिवेट होने से क्या हुआ कि जो बैटरी का सप्लाई है, देखिए यहाँ से जो सप्लाई है, मेन फ्यूज से जो सप्लाई निकला है वो यहाँ पहुँचा हुआ है, वो क्या होगा, रिले के एक्टिवेट होने पर यहाँ पर
जुड़ेगा और जुड़ने से वो कहाँ चला जाएगा, सोलोनाइड के अंदर। अब सोलोनाइड के अंदर क्या है, दो कॉइल बनी हुई हैं, एक बनी हुई है होल्डिंग कॉइल और एक बनी हुई है पुलिंग कॉइल। पुलिंग कॉइल की जो वायर होती है वो बहुत ज़्यादा पतली होती है, जबकि होल्डिंग कॉइल की जो वायर होती है वो थोड़ी सी मोटी होती है। अब जैसे ही ये सप्लाई यहाँ पर जाएगा तो ये तो ऑलरेडी डायरेक्ट बॉडी ग्राउंडेड है, तो होल्डिंग कॉइल क्या होगी, वो इमीडिएट एक्शन में काम में आएगी। और उसी दौरान जो हमारे पुलिंग कॉइल है वो भी क्या है, हमारी क्विक रिस्पॉन्स करेगी और इस प्लंजर को पीछे खींच लेगी इस जगह पर, ठीक है। और जैसे ही ये इस पर खींच जाएगा, देन जो ये दो सीबी पॉइंट है ये क्या हो गए, जुड़ गए, ठीक है। ये सीबी पॉइंट क्या हो गए, जुड़ गए, क्योंकि ये सप्लाई यहाँ से इसमें गई, तो ये तो पुलिंग कॉइल तो एक्टिवेट हो गया, ये पीछे की तरफ जाएगा और ये दोनों शॉर्ट हो जाएंगे। शॉर्ट होने के कारण जो बैटरी का सप्लाई है जो यहाँ से आया था, देखिए ये वाली सप्लाई, ये जो यहाँ से यहाँ पहुँची थी, वो शॉर्ट होने के कारण अब आगे जाएगी और कार्बन ब्रश में पहुँचेगी। कार्बन ब्रश में पहुँचने के साथ साथ वो फील्ड कॉइल में भी पहुँचेगा यहाँ पर, और जब फील्ड कॉइल में पहुँचेगा तो यहाँ पर मैग्नेट बन गया, यहाँ पर मैग्नेट बन गया और इस आर्मेचर के अंदर जो है सप्लाई जाने लगी, जिसके कारण ये रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। अब यहाँ पर हम समझेंगे, जब ये प्लंजर जब पीछे की तरफ गया, जब ये प्लंजर पीछे की तरफ गया तो ये जो लिंकेज लगी हुई है ये वाली, जब ये पीछे की तरफ जाएगा तो ये इसे आगे की तरफ धकेलेगा, तो जो हमारा ये जो पिनियन है ये क्या होगा, आगे की तरफ जाएगा। जो पिनियन है वो क्या होगा, आगे की तरफ जाएगा। यानी प्लंजर का पीछे होना और पिनियन का आगे जाना और सीबी पॉइंट का मिलना, ये तीनों प्रक्रियाएं लगभग एक साथ ही चल रही होती हैं, या हम कहें कि एक दूसरे के ऊपर ही निर्भर करती हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा सेल्फ स्टार्टर मोटर यानी क्रैंकिंग मोटर जो है वो कार्य करता है। तो इस कंस्ट्रक्शन से, इस चित्र से हमें ये जानकारी मिलती है कि जो मोटर है वह किस प्रकार से कार्य कर रही है, इसकी जानकारी हमें प्राप्त हो रही है। आइए आगे स्लाइड बढ़ाते हैं। इंस्पेक्शन ऑफ क्रैंकिंग मोटर। क्रैंकिंग मोटर की जो जांच है वह किस प्रकार की जाए। वर्किंग वोल्टेज, यानी अगर आप चाहते हैं कि आपका सेल्फ स्टार्टर मोटर कार्य करे तो उसके लिए 11.5 से 12.5 वोल्ट होना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त 22 से 24 वोल्ट का भी उपयोग देखने को मिलता है हैवी ट्रक्स एंड व्हीकल्स में। बड़े बड़े जो ट्रक आते हैं उनमें देखने को मिल सकता है। आइए छोटे वाहनों की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। अभी छोटे वाहनों में इतना वोल्टेज होना चाहिए। जो आउटपुट है जो इस मोटर के द्वारा जो इसे घुमाएंगे हम, तो कितने, 1 से लेके 1.5 किलोवाट तक इससे पावर जो है वो हम जनरेट करवा सकते हैं इजी तरीके से। अब आते हैं यूज। 3 से 30 सेकेंड इस मोटर का उपयोग किया जा सकता है। पिनियन गियर टीथ, यानी जो आपका पिनियन है उसके टीथ 7 से 17 हो सकते हैं, जबकि फ्लाईव्हील के टीथ 120 से 240 हो सकते हैं। यह पिनियन गियर टीथ और फ्लाईव्हील टीथ ये गियर रेशो पे और उसके डायामीटर पे डिपेंड होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं हम और इसमें समझने की कोशिश करते हैं। रेजिस्टेंस चेक, होल्डिंग कॉइल, पुलिंग कॉइल एंड आर्मेचर। तो यहाँ पर सोलोनॉइड दिखाया गया है। अगर हम ये मान लें कि ये जो हमारा मोटर है उसकी वायर है जो पहले यहाँ पर लगा हुआ था इसके साथ, तो हम क्या करेंगे, अगर हमें होल्डिंग कॉइल की जांच करनी है तो बैटरी के पॉजिटिव को आप बॉडी पर रख दीजिए और नेगेटिव को, जो पिन है उसमें सोलोनाइड को
एक्टिवेट करने के लिए आप उस पर लगाइए। यदि वे कार्य करता है तो आपको रियलाइज़ होगा कि वो वर्किंग में है, तो हम उसे सही कंसीडर करेंगे। अदरवाइज़ इसकी डायरेक्टली प्रैक्टिकल जांच या फिर सभी सेल्फ स्टार्टर की एक सर्विस मैनुअल बुक आती है, उसके अकॉर्डिंग इस कॉइल का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए उसकी जांच की जा सकती है। पर सबसे अधिक चेक करने का तरीका यही सुपीरियर और सही माना जाता है। आइए आप पुलिंग कॉइल की जांच कैसे करनी है इसकी जानकारी हम लेते हैं। इस वाले पॉइंट से मान लेते हैं मोटर का जो वायर है वह जुड़ा हुआ था, तो अब हम क्या करेंगे कि जो बैटरी का पॉजिटिव है वो तो हम इस पर देंगे, यानी जो सोलोनाइड है उस पर, और एक माइनस जो है वो हम देंगे सोलोनाइड के पिन पर। ठीक है, एक बैटरी के पिन पर और एक सोलोनाइड के पिन पर। तो होगा क्या कि अंदर जो कॉइल लगी हुई है पुलिंग कॉइल, वो क्या होगी, वो एक्टिवेट हो जाएगी। और एक्टिवेट होने की वजह से जो प्लंजर है ना, बेसिकली जो हमारा प्लंजर लगा हुआ है वो इन दोनों प्रोसीजर में हमें मूवमेंट करता हुआ महसूस होगा। और इससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा जो सोलोनाइड है वह कार्य कर रहा है या नहीं, क्योंकि होल्डिंग कॉइल, पुलिंग कॉइल, होल्डिंग कॉइल और पुलिंग कॉइल आर्मेचर के अंदर ही लगी हुई होती है। क्योंकि होल्डिंग कॉइल और पुलिंग कॉइल सोलोनाइड के अंदर ही लगी हुई होती है, तो हम इस प्रकार से सोलोनाइड के अंदर होल्डिंग कॉइल और पुलिंग कॉइल की जांच कर सकते हैं। आइए स्लाइड को आगे बढ़ाते हैं और इंस्पेक्शन आगे बढ़ाते हैं। इंस्पेक्शन ऑफ क्रैंकिंग मोटर, तो हम अब क्या चेक कर सकते हैं, कार्बन ब्रश हाइट चेक, कार्बन ब्रश हाइट चेक, स्प्रिंग हाइट चेक, यानी जो कार्बन ब्रशेज हैं ये कहीं बहुत अधिक घिस तो नहीं गए हैं, इसकी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। यदि ये बहुत ज़्यादा घिस जाते हैं तो हमें इसको रिप्लेस करना चाहिए, और यदि इसके स्प्रिंग जो है वे डैमेज हो जाता है तो उसको रिप्लेस कर देना चाहिए। आर्मेचर डिफ्लेक्शन चेक, अर्थात ये जो आर्मेचर है ओवरहीटिंग की वजह से कहीं बेंड तो नहीं हो गया, उसकी जांच हम करते हैं। यहाँ पर डायल गेज लगाएंगे, जो एम ब्लॉक है, मैग्नेट ब्लॉक जिसे हम बोलते हैं वो होगा, वी शेप ब्लॉक होगा जिस पे हम आर्मेचर को रखेंगे, डायल गेज को 0 पर सेट करेंगे और फिर हम इस आर्मेचर को रोटेट करेंगे। देन हम चेक करेंगे कि आर्मेचर में डिफ्लेक्शन तो नहीं है। चलिए आगे स्लाइड को बढ़ाते हैं। इंस्पेक्शन ऑफ क्रैंकिंग मोटर, जो कॉम्पिटिटर है उसका जो डायामीटर है वो चेक करना कि उसका जो डायामीटर है वह सही है या फिर नहीं। ऐसा ना हो कि वो बहुत अधिक घिस गया हो, क्योंकि उस पर कार्बन ब्रशेस का जो दबाव है वो उसके ऊपर रहता है, तो उसकी इंस्पेक्शन हम करेंगे वर्नियर कैलिपर के द्वारा। कॉम्पिटिटर डेप्थ चेक, यानी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कुछ ग्रूव्स आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, जो ग्रूव्स हैं ये प्रॉपर होने चाहिए। अगर बिल्कुल बराबर हो जाएगा तो यानी कि बहुत ही उसे सही प्रकार से कार्य करने में जो है आसानी नहीं हो पाएगी और वो सही प्रकार से टॉर्क जनरेट नहीं कर पाएगा, मूवमेंट में प्रॉब्लम आएगा। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर गुड बताया गया है, यहाँ पर नॉट गुड बताया गया है, यहाँ पर हाई माइक्रोन बताया गया। तो यानी कि हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इस कंडीशन में वो होना चाहिए। यदि वो इस कंडीशन में नहीं है तो हमें जो आर्मेचर है उसको रिप्लेस करना चाहिए। आइए अब आर्मेचर की जांच करना सीखते हैं। मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी की जांच करने के लिए लगाएं और कॉम्पिटेटर और आयरन कोर जो इसमें लगी हुई है उस पर आप दोनों को टच कीजिए। नो यानी नहीं, कोई कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए, तो इसका मतलब है वे ठीक है।
सेकंड, चेक ईच अदर कॉम्पिटेटर टर्मिनल्स या पॉइंट जिसे हम बोलते हैं। जब हम मल्टीमीटर से रेजिस्टेंस चेक करने के लिए यहाँ पर लगाएंगे तो यहाँ पर कंटिन्यूटी होना चाहिए, नियर बाय टू, यानी एक इधर, तो इसमें ना कंटिन्यूटी होना चाहिए। तो हम जो आर्मेचर है उसको सही कंसीडर करेंगे। यदि किसी कारण से बॉडी पे वो ग्राउंड हो रहा है, कंटिन्यूटी बॉडी पर आ रही है, तो आर्मेचर डैमेज है। और यदि कॉम्पिटेटर से जांच करने पर ईच अदर अगर रेजिस्टेंस वैल्यू नहीं आ रही है, कंटिन्यूटी नहीं आ रही है, तो हमें आर्मेचर को रिप्लेस करना पड़ सकता है। आइए अब टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। ओवर रनिंग क्लच चेक। जैसा कि हमने पढ़ा कि वन साइडेड फ्री होता है हमारा ओवर रनिंग क्लच और वन साइडेड एंगेज होता है, तो हम फ्री वाली साइड भी घुमाएंगे और एंगेज वाली साइड भी घुमाएंगे। यदि एंगेज वाली साइड भी वे घूम रहा है तो इसका अर्थ होगा, यदि एंगेज वाली साइड भी वे घूम रहा है तो इसका अर्थ होगा कि ओवर रनिंग क्लच जो है वे खराब हो गया है, तो उसको तुरंत ही बदलना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे बेंडिक्स ड्राइव चेक। यदि जो हमारा ओवर रनिंग क्लच है पूरा, जिस पे गियर भी लगा हुआ है, पिनियन जिसे हम बोलते हैं, वे यदि हम इसके अंदर लगाएं तो वे इस स्प्लाइंस के ऊपर फ्रीली मूव करना चाहिए। फ्रीली मतलब बिल्कुल फ्री मूवमेंट में मूव करना चाहिए। यदि वे जाम होता है तो उसकी जांच करें। यदि वे नॉइज़ क्रिएट कर रहा है तो भी उसकी जांच करनी चाहिए। अधिकतर केस में देखा जाता है कि बेंडिक्स ड्राइव के इन टीथों को अधिकतर लुब्रिकेशन कर दिया जाता है। आइए स्लाइड को आगे बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार से हमने जो टॉपिक थे वो कवर किए, जिसमें हमने सेल्फ स्टार्टर के बारे में, उसकी नीड के बारे में, उसकी कंपोनेंट के बारे में, कंस्ट्रक्शन के बारे में, उसकी वर्किंग के बारे में, और हमने ये भी समझा कि उसका इंस्पेक्शन कैसे किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमने जो सेल्फ स्टार्टर मोटर है उसके लेवल को कंप्लीट कर लिया है। आइए अब हम आपकी मदद से ये जानने का प्रयास करें कि आपने इस मॉड्यूल में कितना सीखा है। तो कुछ क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे जिसके जवाब आपको देने हैं। What is the time duration taken of use a self starter motor? यानी स्टार्टर मोटर को यूज करने का जो टाइम है वे कितना बताया गया है। ए 5 to 10 minutes, सेकेंड 2 to 5 minutes, थर्ड 3 to 30 सेकेंड, फोर्थ 3 to 30 मिलीसेकेंड। आई होप आपने आंसर बिल्कुल करेक्ट दिया है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। विच पार्ट इज मोर टीथ, यानी कौन से पार्ट में सबसे अधिक दांत या टीथ बने होते हैं। ये सवाल आपको खुद से करना है कि क्या मुझे पता है इस क्वेश्चन के बारे में। तो आइए इसका ऑप्शन जान लेते हैं। फ्लाईव्हील, सेकंड पिनियन, थर्ड बोथ यानी दोनों में ही, या डी नॉन, इनमें से कोई भी नहीं, तीनों में से कोई भी नहीं।
मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने सही आंसर बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सेल्फ स्टार्टर मोटर यूज डैश वोल्टेज। सेल्फ स्टार्टर मोटर किस प्रकार की विद्युत का प्रयोग करता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है ऑटोमोबाइल से रिलेटेड, यानी वाहन में कौन से वोल्टेज का प्रयोग जो है हमारा सेल्फ स्टार्टर मोटर है वे करता है। तो ऑप्शन है हमारे एसी करंट, एसी वोल्टेज जिसे हम बोलते हैं, डीसी वोल्टेज, एसी एंड डीसी दोनों, या फोर्थ नॉन, इसमें से कोई भी नहीं। आई होप आप सभी ने सही उत्तर जान लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच कंपोनेंट यूज फॉर प्रोटेक्टिंग द स्टार्टर वायरिंग। यानी आपका जो सेल्फ स्टार्टर की वायरिंग है उसकी सुरक्षा के लिए, यानी उसकी संरक्षण के लिए कि वे जल्दी से खराब ना हो, कौन से कंपोनेंट का उपयोग किया गया है? विच कंपोनेंट यूज फॉर प्रोटेक्टिंग द सेल्फ स्टार्टर वायरिंग। आइए, ए बोल्ट जॉइंट यानी नट बोल्ट का इस्तेमाल किया गया है। सेकंड, फ्यूज का इस्तेमाल किया गया है। थर्ड, सोलोनाइड का प्रयोग किया गया है। फोर्थ, जंप वायर का प्रयोग किया गया है। आई होप आप सभी ने बिल्कुल सही उत्तर बताया है, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। आइए स्लाइड को आगे बढ़ाते हैं। विच टाइप ऑफ मैग्नेट मेड इन फील्ड कॉइल। फील्ड कॉइल में किस प्रकार का मैग्नेट जनरेट होता है? हमारे ऑप्शन है टेम्परेरी मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट, थर्ड बोथ, फोर्थ ओनली परमानेंट मैग्नेट। यानी फील्ड कॉइल में कौन सा मैग्नेट इस्तेमाल होता है? आपके ऑप्शन है, आंसर करिए। आई होप आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू चेंज मैकेनिकल एनर्जी इज ए मोटर, ट्रांसफार्मर, जनरेटर या बैटरी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल ऊर्जा में बदलने वाले को क्या कहते हैं? ए मोटर, सेकंड ट्रांसफार्मर, थर्ड जनरेटर, फोर्थ बैटरी। आई होप आप सभी ने बिल्कुल सही उत्तर बताया है। विच टाइप ऑफ गियर टीथ यूज इन पिनियन गियर। सेल्फ स्टार्टर मोटर में जो पिनियन लगा होता है उसमें किस प्रकार के गियर का उपयोग किया गया है? ए बेवल गियर, 2 स्पर गियर, 3 हेलिकल गियर या 4
वार्म गियर। आई होप आप सभी लोगों ने सही उत्तर दिया है। आइए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। ओके गाइस, तो हमने टॉपिक को पढ़ा और उस टॉपिक के बारे में संपूर्ण जानकारी लेने के पश्चात कुछ क्वेश्चंस को भी पूर्ण किया, जिससे हमें ये पता चला कि हम कितना सीख पाए हैं। यदि आप अभी भी अंत में दिए गए क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो इस वीडियो को दोहराएं और नोट्स अवश्य बनाएं। नोट्स बनाने से जो याद रखने की जो क्षमता है वो बिल्ड होती है और समझ में आने की संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने और समझने को मिला। अगर आपकी कोई क्वेरी, कोई सुझाव या किसी प्रकार का आप स्पेशली कोई टॉपिक पर डेटा चाहते हैं या वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें और बताएं कि मुझे क्या सुझाव की आवश्यकता है, मुझे किन चीज़ों पर बदलाव करना चाहिए या आपके लिए मुझे किस टॉपिक पे नया वीडियो बनाना चाहिए। आप सभी का इस वीडियो के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस।